चलिए अब बात करते हैं प्रदेश की यानी छत्तीसगढ़ की प्रमुख खबरों की। सबसे पहले बात करते हैं विधानसभा के सत्र की। कोरोना संक्रमण के बीच छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र 25 अगस्त से शुरू होने जा रहा है। ऐसे में कोरोना संक्रमण से बचने के लिए कवायद भी शुरू हो चुकी हैं। सदन में चर्चा के दौरान सभी विधायक एक शीशे के कैबिन में बैठेंगे। इसके लिए हर सीट पर पार्टीशन किया जा रहा है। सोमवार को विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने इसकी तैयारियों का जायजा लिया। अधिकारियों को 20 अगस्त तक तैयारी पूरी करने के लिए निर्देशित किया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने को लेकर कैबिन बनाए जा रहे हैं। इस सत्र में पत्रकारों और आम लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। बता दें आपको कि 25 से 28 अगस्त तक विधानसभा का मानसून सत्र जारी रहेगा और इस दौरान एक नई फ्लेवर में एक नई तस्वीर हमको सदन की कोरोना काल में देखने को मिलेगी। ये चरणदास महंत तस्वीरों में आप देख सकते हैं। पूर्व हम बात करें मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की, तो देखिए पहले ही उनका इस पूरे मसले पर स्टेटमेंट आया। धर्मलाल कौशिक का भी आया कि सत्र जो है 4 दिन का, इसे थोड़ा और बढ़ाना चाहिए क्योंकि बीजेपी के पास बतौर विपक्ष में रहते हुए मुद्दे कई हैं। हालांकि मानसून सत्र 4 दिन का होगा और इधर जो विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत, उन्होंने वहां पर पहुंचकर जायजा लिया व्यवस्थाओं का और आप देख सकते हैं कांच भी नजर आ रहे हैं। इस तरह से पार्टीशन होंगे विधायकों के बीच। हर विधायक जो बैठेगा उनके बीच एक तय दूरी होगी और एक नया परिवर्तन हमें देखने को मिलेगा। हम रुक करेंगे ज्यादा जानकारी के लिए विशेष संवाददाता मोहन तिवारी का हमारे साथ जुड़ गए। मोहन, जाहिर है कि इस बार 4 दिनी जो मानसून सत्र छत्तीसगढ़ में होगा 25 से 28 अगस्त तक, एक नए कलेवर में हम कहेंगे एक नई तस्वीर सदन की देखने को मिलेगी कोरोना काल में। क्या जानकारी पूरी खबर पर? मोहन, सुन पा रहे हैं आप? देखिए, जब विधानसभा सत्र की घोषणा हुई थी तभी ये तय कर लिया गया था, क्योंकि नई परिस्थितियों के अनुसार जो है कोरोना संकट के दौरान विधानसभा का सत्र होगा। इसलिए इस परिस्थिति में ऐसे प्रावधान किए जाएं जिससे संक्रमण को रोका जाए और जो कोरोना को लेकर पहले ही गाइडलाइन है उसका भी विधानसभा में पालन हो। तो कुछ उस तरीके के प्रावधानों को अब विधानसभा सत्र के लिए तैयारियों में लागू किया जा रहा है और उसी कड़ी में हमने देखा कि पिछले दिनों इस बात की घोषणा हुई थी कि विधानसभा सत्र के दौरान जो सदन में बैठक व्यवस्था है उसे कुछ इस ढंग से बनाया जाएगा ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन हो। और इसी कड़ी में हम देखते हैं कि जो सदन में बैठक व्यवस्था के अंतर्गत 2 सीटर सोफे हैं या 3 सीटर सोफे हैं, उसमें 3 सीटर सोफों में केवल 2 लोगों के लिए बैठने की व्यवस्था होगी और उसमें बीच में कांच का पार्टीशन होगा। तो उन सारी व्यवस्थाओं को अब विधानसभा जो है वो पूरा कर रही है और इसी का जायजा लेने के लिए विधानसभा के अध्यक्ष चरणदास महंत वहां पहुंचे हुए थे। उन्होंने पूरी बैठक व्यवस्था को समझा है, क्योंकि अब जो है सीटिंग व्यवस्था को बदला जा रहा है, इसलिए एक्स्ट्रा सीट की ज़रूरत होगी, क्योंकि जो 3 सीटर बैठक व्यवस्था थी उसे 2 सीटर किया जा रहा है और जो 2 सीटर थी उसमें एक व्यवस्था की जा रही है, इसलिए अतिरिक्त सीट लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए जगह बनाने के लिए जो व्यवस्थाएं हैं वो की जा रही है। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, जो विधायक हैं उनके बीच दूरी बना रहे, इसके लिए पार्टीशन कांच का किया जा रहा है। इसके अलावा विधायकों से भी इस बात का अनुरोध किया जाएगा कि जब वो विधानसभा की कार्यवाही में उनका पार्टी पीछे जब वो भाग लें उस दौरान ही वो सदन में रहें, तो ज़्यादा भीड़ भी सदन में ना हो, क्योंकि बंद कर्मा जो एक तरीके से पूरा सदन होता है वो पूरा बंद होता है, तो उसमें कोई ऐसी संक्रमण की स्थिति ना हो, इसके लिए आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। पहले ही पत्रकार दीर्घा जो है वो बंद रखी गई है, प्रतिष्ठित दीर्घा है उसे भी बंद करने के निर्देश जो हैं वो दिए गए हैं। तो बाहरी लोगों का प्रवेश नहीं होगा, केवल जो सदन के सदस्य हैं वही वहां मौजूद रहेंगे और विधानसभा के कर्मचारी अधिकारी गण। और उसमें भी ये निर्देश दिए गए हैं कि जो सदन की कार्यवाही को कवर करते हैं अधिकारी गण, कर्मचारी गण, उनकी संख्या भी जो है वो नियत कर दी जाएगी, उनकी संख्या को भी कम किया जाएगा। तो जिनका काम है केवल वही सदन की कार्यवाही में भाग लें ताकि संक्रमण की स्थिति ना बने और संक्रमण को रोका जाए। इन सब व्यवस्थाओं को देखते हुए विधानसभा सत्र की फिलहाल तैयारियां जोरों पर है और इसी सिलसिले में विधानसभा अध्यक्ष ने वहां जाकर निरीक्षण किया है, तैयारियों को देखा है और जो निर्देश दिए हैं उनका सही ढंग से पालन किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, इन सब
सब बातों को बारीकी से देखा है तो इस बार जो हमें 25 अगस्त से मानसून सत्र देखने को मिलेगा वो अपने आप में अनोखा होगा, बदली हुई परिस्थितियों में होगा और कई नए प्रावधानों के साथ होगा, क्योंकि परिस्थितियां ही कुछ ऐसी है, इसलिए बारीकी से उस पर नज़र रखने की ज़रूरत है। और उन्हीं सब बातों को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने वहां दौरा किया और आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मोहन, जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। विशेष संवाददाता मोहन तिवारी बता रहे हैं कि इस बार जो 4 दिनी मानसून सत्र होगा सदन का छत्तीसगढ़ विधानसभा में, वो एक नए कलेवर में नजर आएगा। और इसी बात का जायजा लेने के लिए विधानसभा अध्यक्ष शरणदास महंत पहुंचे। उन्होंने अलग अलग जो यहाँ पर बैठक व्यवस्था रहेगी उसका जायजा लिया और जाहिर है कि पत्रकारों और आम लोगों का प्रवेश वर्जित रहेगा। सदन में सिर्फ विधायक ही पहुँच सकेंगे और 4 दिनी ये मानसून सत्र 25 अगस्त से शुरू होकर 28 तारीख तक चलेगा। और अब बात करते हैं प्रदेश के कोरोना हेल्थ बुलेटिन की, जहां छत्तीसगढ़ में लगातार कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ती ही जा रही है। प्रदेश में 477 नए संक्रमितों की पहचान की गई है, जबकि 3 लोगों की मौत हुई है। प्रदेश में सबसे ज्यादा नए मामले राजधानी रायपुर में मिले। रायपुर में आईएएस अधिकारी सहित कुल 219 नए मामले मिले। रायगढ़ में 58 नए केस सामने आए। इसी के साथ अब छत्तीसगढ़ में कुल मरीजों की संख्या 12,625 हो गई है, जिनमें से 99 लोगों ने कोरोना से दम भी तोड़ा। छत्तीसगढ़ में फिलहाल 3,509 एक्टिव केस हैं। छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन तो खत्म हो गया, लेकिन बसें अभी भी बंद हैं। इसके संचालन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। सरकार के साथ बस संचालकों की मीटिंग भी बेनतीजा रही। ऐसे में यह मसला लंबा खींचता हुआ नजर आ रहा है। देखिए रिपोर्ट। 6 महीने से छत्तीसगढ़ में बस सेवा करीब करीब ठप पड़ी हुई है। कुछ दिनों के लिए बस चली भी, लेकिन 21 जुलाई से इसके पहिए फिर थम गए। संचालक बसों को चलाने को तैयार नहीं है। डीजल के बढ़े हुए दाम का अतिरिक्त बोझ और टैक्स में मार्च तक की छूट की मांग समेत 8 मांगों पर बस संचालक अड़े हुए हैं। संचालक दूसरे प्रदेशों में लागू नियमों का हवाला दे रहे हैं। ओडिशा, महाराष्ट्र में टैक्स में 6 महीने से ज्यादा की छूट दी गई है। बस तो हम चलाना चाहते हैं, जहाँ तक हो सका हमने पिछले माह जुलाई में आप देखे होंगे 15 दिन पूरी कोशिश भी करी, बट ऑल ओवर छत्तीसगढ़ में कम से कम एक दिन में 35 लाख का डीजल बस मालिकों ने जेब से भरवाया। उसके बाद 21 तारीख को फिर से पैंडेमिक के कारण लॉकडाउन हो गया और हमारा बस का संचालन फिर से गवर्नमेंट ऑर्डर के द्वारा ही बंद हुआ। अभी जब दोबारा लॉकडाउन खुला है, अब ना तो बस वालों के पास डीजल के लिए पैसा है। टैक्स तो 3 महीने का सरकार ने माफ़ किया और कुछ छूट हमें प्रदान करी, पर उसके अलावा भी बस चलाने में हमें नहीं दिखता कि अभी हम समर्थ हो पाएंगे। छत्तीसगढ़ में 13,000 बसें चलती हैं। यहाँ की भौगोलिक स्थिति कुछ ऐसी है कि लोग बसों से ज़्यादा सफ़र करते हैं। यही वजह है कि सरकार भी बस शुरू करवाने को लेकर चौकन्नी है। परिवहन संघ और परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर के बीच पहले भी 2 दौर की बातचीत हो चुकी है। सोमवार को हुई बैठक में कोई नतीजा नहीं निकल सका। हालांकि मंत्री बस संचालक संघ की मांगों पर विचार करने की बात कर रहे हैं। तो इनसे ये कहा गया है, सारी मांगों को सहानुभूतिपूर्वक सुना गया है, इनकी कठिनाई भी समझ में आ रही है और ये सब चीज़ों को देखने के बाद ये तय हुआ है कि जो मांग उन्होंने रखी है उसके समर्थन में जो आजू बाजू के हमारे पड़ोसी राज्य हैं वहाँ पे क्या स्थिति है, उसका भी दस्तावेज वो कल शाम तक उपलब्ध करा दें। उसके बाद फिर अधिकारियों के साथ हम लोग बैठक करेंगे और इसमें जो भी हल हो सकेगा उसको करने का प्रयास करेंगे। कि बस संचालकों को जो बहुत बड़े घाटे में उतर रहे हैं उनको कैसे हम सरकार की तरफ से टैक्स माफ़ कर सुविधा दे सकते हैं। उनके कर्मचारी हैं, बस कंडक्टर हैं, खलासी हैं, उनके बसों को सुधारने वाले जितने मैकेनिक्स हैं, सबकी हालत ख़राब है। तो उसकी दिशा में सरकार को विचार करना चाहिए, उनको सुविधा उपलब्ध करवाना चाहिए। फिलहाल छत्तीसगढ़ में बसों का संचालन हो, इसे लेकर कोई राह निकल नहीं पा रही है। खासतौर पर टैक्स की छूट और किराए पर ज़्यादा विवाद है। अनुमान के तौर पर 1 महीने का टैक्स 5 करोड़ रुपए के आसपास होता है। अगर 6 से 7 महीने टैक्स में छूट दे दी जाए तो एक बड़ी राशि का बोझ सरकार पर पड़ेगा।
यही वजह है कि बीच का रास्ता निकालने के लिए मंथन का दौर जारी है, लेकिन सहमति कब बन पाएगी ये भी बड़ा सवाल है। मोहन तिवारी, बंसल न्यूज, रायपुर। छत्तीसगढ़ में संभावित मरवाही विधानसभा उपचुनाव को लेकर बिसात बिछने लगी है। हालांकि चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन इसे जीतने के लिए कांग्रेस एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। इसी सिलसिले में करीब 1000 करोड़ की अब तक सरकार ने यहां अलग अलग घोषणाएं की हैं। इसे जीतने के अपने बुलंद इरादे दर्शा दिए हैं। देखिए रिपोर्ट। मरवाही को सौगात, भूपेश ने खोले हाथ, मिशन उपचुनाव की बारी, जोगी के किले को ढहाने की तैयारी। अभी जो आप सड़क मांग किए हैं ना आप लोग, इस सब की स्वीकृति मैं प्रदान करता हूं। साथ ही पेंड्रा बाईपास सड़क मार्ग है वो भी प्रारंभ हम लोग करेंगे। और ये जो नगर पंचायत की मांग कर रहे हैं, क्यों गुप्ता जी कर दें, तो मरवाही नगर पंचायत की भी मैं घोषणा करता हूं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अब तक इस जिले के विकास में 1000 करोड़ की अलग अलग योजनाओं की घोषणा कर चुके हैं। आदिवासी दिवस के अवसर पर जब सड़कों पर जाल बिछाने के साथ जरूरी सुविधाओं के विस्तार की सीएम ने घोषणा की। इधर घोषणा हुई, उधर मरवाही जीत के दावे भी शुरू हो गए। मरवाही नया जिला बना है तो उनको उम्मीदें भी ज्यादा है, और चूंकि माननीय मुख्यमंत्री भूपेश जी ने नया जिला बनाया है तो उनसे उनकी अपेक्षाएं भी ज्यादा है। और स्वाभाविक है, हम राजनीतिक दल के लोग हैं, अगर वो कह रहे हैं कि हम चुनावी तैयारियां कर रहे हैं तो इसमें दो राय नहीं हो सकती। हमको मरवाही जीतना भी है, वहां का विकास भी करना है। मरवाही को दी सौगातों पर नजर डालें तो मरवाही को नगर पंचायत बनाया जाएगा। जिले में 2 इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले जाएंगे। पूर्णकालिक जिला महिला और बाल विकास अधिकारी की नियुक्ति होगी। मरवाही में एसडीओपी की नियुक्ति होगी। वहीं लगभग 60 करोड़ रुपए लागत की कई सड़कों का निर्माण होगा। 11 नई सड़कों को बनाने की मंजूरी दी गई है। पेंड्रा बाईपास सड़क को भी बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना के तहत अतिरिक्त डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और एम्बुलेंस को मंजूरी दी गई है। लेकिन जोगी कांग्रेस को इन सभी घोषणाओं को पूरा होने का यकीन नहीं है। मरवाही से जोगी कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार अमित जोगी ने इन घोषणाओं के पूरा होने पर सवाल उठाए। घोषणाओं की बौछारें तो कर दी, पर उन घोषणाओं को लागू करने के लिए आपके पास वित्तीय प्रावधान क्या है? प्रशासनिक स्वीकृतियां क्या दी हैं आपने? और जब तक ये नहीं रहेंगे, ये घोषणाएं केवल और केवल दंतहीन शेर की तरह रहेंगी। शेर तो आप भेज दिए, पर बिना दांत का शेर क्या कर लेगा? देखा जाए तो मरवाही सीट पर अजीत जोगी परिवार का एकाधिकार रहा है। अजीत जोगी के कांग्रेस छोड़ने के बाद से ही यहां कांग्रेस तीसरे नंबर पर खिसक गई। अब अजीत जोगी के निधन के बाद कांग्रेस इस सीट को हासिल करने की पूरी कोशिश में जुट गई है। ना सिर्फ जुट गई है, बल्कि तैयारी भी शुरू कर दी है। लेकिन सवाल यही है, क्या कांग्रेस यहां कामयाब हो पाएगी? मोहन तिवारी, बंसल न्यूज, रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार दिसंबर महीने से एक बार फिर धान खरीदी की शुरुआत करे जा रही है। धान खरीदी की तैयारी को लेकर सोमवार को कैबिनेट की सब कमेटी की बैठक हुई, जिसमें कमेटी की सिफारिशों के आधार पर खरीफ धान की फसल की खरीदारी की जाएगी। ये फैसला लिया गया। सहकारिता, खाद्य, परिवहन और कृषि विभाग के मंत्रियों के इस सब कमेटी में धान खरीदी के लिए व्यवस्था पर चर्चा की गई। अभी खरीदी से पहले और 2 दौर की बैठकें होंगी। आज पहले दौर की बैठक संपन्न हुई, यानी कि सोमवार को ये बैठक संपन्न हुई, और अब एक बार फिर अलग अलग दौरों की बैठक होगी। धान जो भी बेचना चाहेंगे उनको पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। तो पहले गिरदावली होगी, फिर पंजीयन होगा, और पंजीयन के बाद एक बारदाने की व्यवस्था के बारे में भी मीटिंग हुई है। भू अभिलेख से मिलान किया जाएगा, भूइयां सॉफ्टवेयर, उसको अपडेट करने की बात हुई है। और जब भूइयां सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा तो ये कठिनाई दूर हो जाएगी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार जल्द ही 2 और प्राधिकरण का गठन करने जा रही है। ये 2 प्राधिकरण अरपा और इंद्रावती विकास प्राधिकरण होंगे, जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित 6 विधायकों को स्थान दिया जाएगा। अब तक कांग्रेस ने मंत्रिमंडल सहित अपने 49 विधायकों को कहीं ना कहीं जगह दी है। अब बाकी के 18 विधायकों को भी पोस्ट देने की कवायद चल रही है, जिसके तहत निगम मंडल की दूसरी सूची में करीब 12 विधायक जगह पा सकेंगे। बता दें आपको कि विकास प्राधिकरण
अरपा और इंद्रावती नदी से जुड़ी सिंचाई परियोजना और इसके किनारे पर विकास को तवज्जो देने का काम करेंगे। रायपुर से खबर, जहां छत्तीसगढ़ की पहली महिला सांसद मिनी माता की 48वीं पुण्यतिथि है आज। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। न्यू राजेंद्र नगर सांस्कृतिक भवन में नए एसी भवन का लोकार्पण करेंगे। साथ ही महिलाएं और प्रतिभावान छात्र छात्राओं का इस दौरान सम्मान भी होगा, उन्हें सम्मानित करेंगे। सामाजिक क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मान होगा। इसके अलावा महिलाएं और प्रतिभावान जो छात्र हैं उन्हें सम्मानित किया जाएगा। न्यू राजेंद्र नगर सांस्कृतिक भवन में इस नए एसी भवन का लोकार्पण भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करेंगे। बढ़ते अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ के कांकेर से खबर, जहां पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में एक नक्सली के मारे जाने की खबर मिली है। कांकेर कोंडागांव जिले की सीमा पर यह मुठभेड़ हुई। पुलिस और नक्सलियों के बीच कोदारखड़ा गांव के जंगल में यह मुठभेड़ हुई है। डीजीआर और एसटीएफ की संयुक्त टीम फिलहाल सर्चिंग कर रही थी और उसी दौरान ये उपलब्धि हासिल हुई। एक नक्सली को मार गिराया गया। इधर नक्सलियों के कार्यक्रम का एक वीडियो सामने आया है। नक्सलियों की दक्षिण सब जोनल ब्यूरो ने यह वीडियो जारी किया है। सुकमा बीजापुर जिले की सीमा पर कार्यक्रम किया गया है। वीडियो में नक्सली नाचते गाते नजर आ रहे हैं। ये कार्यक्रम करने की खबर 17 से 19 जून तक की बताई जा रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना संक्रमण से मौत के बाद मृतकों के अंतिम संस्कार तक में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसकी बानगी जगदलपुर में देखने को मिली, जहां कोरोना संक्रमित मरीज की मौत के बाद जब शव को दफनाने के दौरान प्रशासन और पुलिस टीम को विरोध का सामना करना पड़ा। पामेला गांव के रहवासियों ने विरोध किया। मृतकों के अंतिम संस्कार तक में परेशानी का सामना करना पड़ा। जगदलपुर में यहां पर कोरोना संक्रमित मरीज की मौत हो गई, जिसके बाद शव को दफनाने के दौरान प्रशासन और पुलिस टीम को विरोध का सामना करना पड़ा। पामेला गांव के रहवासियों ने विरोध किया। हालांकि काफी देर तक ग्रामीणों को समझाने की कोशिश की गई, लेकिन इसके बाद भी वो नहीं माने। लिहाजा मजबूरी में शव को वापस अस्पताल लाना पड़ा। बता दें कि लोहंडीगुड़ा के 25 साल के युवक की शनिवार को कोरोना से मौत हो गई थी। मर गया कोरोना बीमारी आदमी मेडिकल कॉलेज में, तो यहाँ दफनाने के लिए जबरदस्ती गड्ढा खोद रहे हैं। तो बोल के हम सूचना दिए, हम विश्व आदिवासी दिवस बना रहे थे, तब पता चला तो हम लोग तब आए और यहाँ कैसे खोद रहे हैं बोल पूछे तो नहीं, कोई एक जन बीमार आदमी मर गया तो दफनाना है। आप कैसे बिना पूछे यहाँ खोद रहे हो? नहीं, पटोरी दिखाया है। पटोरी कैसा दिखाएगा? अपना जगह को होता है क्या? वो तो 5 साल लिए यहाँ नौकरी करता है, अब दिखा चला जाएगा, ऐसा हम लोग बोले और बना किए। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर एक गर्भवती महिला को कांवड़ के सहारे डोला पर ले जाना पड़ा। मामला कोंडागांव के अरेंडवाल गांव का है। यहां महतारी एक्सप्रेस के ड्राइवर और कर्मचारी ने महिला को सहारा दिया, मानवता की मिसाल पेश की। महिला को नाला पार करवाकर एम्बुलेंस तक लाया गया। दरअसल गांव से 2 किलोमीटर पहले नाले पर पुल नहीं होने की वजह से महतारी एक्सप्रेस नहीं पहुंच सकती थी, इसलिए महिला को कांवड़ के सहारे डोला में लाद कर लाना पड़ा।
अंबिकापुर में 100 करोड़ की लागत से बने रिंग रोड में ड्रेनेज की समस्या अब विकराल रूप ले चुकी है। नाली का पानी लोगों के घरों तक जाने लगा है। आलम यह है कि समस्या से निराकरण के लिए महापौर डॉक्टर अजय तिर्की को कई घंटे धरने पर बैठना पड़ा। दरअसल अंबिकापुर रिंग रोड की 11 किलोमीटर की सड़क 100 करोड़ की लागत से बनी है। सड़क निर्माण के दौरान भी महापौर सहित कई जनप्रतिनिधियों ने सड़क और नाली की समस्या को सुधारने के लिए आवाज उठाई, लेकिन सड़क और नाली निर्माण करने वाले ठेकेदार ने लापरवाही बरतते हुए बिना मापदंड के ही नाली और सड़क बना दी, जो अब लोगों के लिए एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। महापौर का कहना है कि जल्दबाजी में सड़क का निर्माण किया गया है, जिससे बारिश में जल भराव की स्थिति बन रही है। हमारे अंबिकापुर शहर का जो रिंग रोड है CGRDC के द्वारा बनाया गया है और उनके एजेंसी के द्वारा बनाया गया है। जिस समय बन रहा था उस समय भी माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी और पूरी टीम भी घूम के बोली थी कि ड्रेनेज सिस्टम को उनका लेवल देख के ही बनाए ताकि बाद में दिक्कत ना हो, लेकिन इन्होंने इतना आपाधापी में बनाया कि जो पुराने ड्रेन अंदर से जो बाहर की ओर आ रहे हैं और जो निगम के पुराने सिस्टम है उसको बिना आवाज़ किए और बिना लेवल लिए इन्होंने बना दिया। हम लोग यहाँ जहाँ आज बैठे थे यहाँ पे पूरे घर पे पानी भर जाता है क्योंकि वो ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल फेल हो गया। इधर कोरबा में मिनी माता बांगो बांध के अब तक 5 गेट खोल दिए गए हैं। पहले 3 बांध के गेट खोले गए और अब सोमवार को 2 और खोले गए। बताया जा रहा है कि 20,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। इसमें बांध से लगे पनबिजली संयंत्र के लिए 9,000 क्यूसेक पानी भी शामिल है। तेज बारिश के चलते पानी काफ़ी बढ़ गया था, पानी का लेवल, और पानी का लेवल बढ़ जाने के कारण बांध के अलग गेट खोल दिए गए हैं। बीजापुर के जंगलों में नक्सलवाद के शोर के बीच आपको सुनाई पड़ेगी सैकड़ों फीट ऊंचाई से गिरती जलधारा की गर्जना। वैसे तो ये बस्तर का सबसे ऊंचा झरना है, लेकिन हैरानी इस बात की है कि यहाँ पर्यटन के लिए अब तक पर्यटन स्थल के रूप में इसे विकसित करने के लिए कोई कोशिश नहीं की गई। गुमनामी का ये झरना जीवट बना हुआ है। हम बात कर रहे हैं नीलम सरई जलप्रपात की। बीजापुर जिला मुख्यालय से करीब 52 किलोमीटर दूर उसूर की ऊंची पहाड़ियों के बीच ये झरना मौजूद है। करीब 8 किलोमीटर की चढ़ाई करने के बाद यहाँ पर पहुँचकर इसका खूबसूरत नज़ारा देखा जा सकता है। झरना करीब 200 मीटर ऊंचा है और 90 मीटर चौड़ा है। ज़रूरत है तो इसे एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की और एक नई पहचान दिलाने की। इसे विकसित किया जाए और एक नई पहचान दिलाई जाए। शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य के साथ साथ पर्यटन के ऊपर भी उतनी ही गंभीरता से काम करना चाहिए, क्योंकि स्थानीय जो बेरोजगार युवा हैं उनके लिए ये एक रोजगार का माध्यम भी बन सकता है और पर्यटन के नक्शे पे हमारा जो देश दुनिया के नक्शे पे हमारे बस्तर को एक नई पहचान मिल सकती है। और ये उम्मीद की किरण है कि हम इसी के माध्यम से खुद को विकसित क्षेत्रों के तुलना में देखें तो हम भी विकसित क्षेत्रों में गिने जा सकते हैं। और चलिए अब आपको लिए चलते हैं बस्तर की एक ऐसी अदालत में जहां देवी देवताओं पर मुकदमे चलते हैं। भले सुनकर आपको यकीन ना हो, लेकिन यह सच है। देखिए रिपोर्ट। यहां मिलती है देवी देवताओं को सजा। शिकायत लेकर आते हैं लोग। यह है भंगाराम देवी की अदालत। अभी तक आपने कानूनी अदालत और नक्सलियों की अदालत के बारे में ही सुना है, लेकिन बस्तर में एक और अदालत लगती है। यहाँ लोग देवी देवताओं की शिकायत लेकर आते हैं। जी हाँ, बस्तर के केशकाल इलाके में 9 परगना को सबसे अलग बनाती है यहाँ की परंपरा। यहाँ भंगाराम देवी का मंदिर है। हर साल 50,000 से ज्यादा ग्रामीण अपने गांव के देवी देवताओं के साथ यहाँ पहुँचते हैं। माता को घर से तेल, हल्दी जैसे सामान भी चढ़ाते हैं। लोग यहाँ साल भर हुई गांव में घटना के बारे में बताते हैं। गांव में विराजमान देवी देवताओं की शिकायत भी करते हैं। अगर उन देवी देवताओं ने परेशानियों को दूर नहीं किया तो उन देवी देवताओं को भंगाराम माता से सजा भी दिलवाते हैं और इस सजा के रस्म के लिए बाकायदा अदालत भी लगती है। सजा के रूप में बहिष्कार के साथ कभी कभी मौत की सजा भी सुनाई जाती है।
वैसे इस साल कोरोना संकट होने के चलते ये अदालत लग नहीं पाई, तो ग्रामीणों ने उन देवी देवताओं को जिनकी शिकायत माता से करना है, उन्हें माता की हिरासत में छोड़कर चले गए और अगले साल उन देवी देवताओं की शिकायत कर उन्हें सजा दिलाएंगे। जो देवी देवता जो गलत करते हैं, एक मान्यता है हमारे यहाँ, उसको यहाँ पर उनको एक सजा के रूप में देते हैं। ये परंपरा हमारा लगातार वर्षों से आ रही है। यहाँ सुनवाई का पूरा रिकॉर्ड रजिस्टर में रखा जाता है। देवी देवताओं का नाम, उनकी सजा के साथ उनकी रिहाई तक का ब्यौरा यहाँ रहता है। खास बात यह भी है कि आरोपित पक्ष की ओर से दलील पेश करने के लिए सिर्फ पुजारी, ग्राम प्रमुख उपस्थित रहते हैं। दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुनाया जाता है। सजा होने पर रिहाई तक देवी देवता की पूजा नहीं होती। मूर्तियां और बाकी सामान को मंदिर के पीछे खाई में डाल दिया जाता है। ग्रामीणों का तो शिकायत 9 परगना से आता ही है। 9 परगना से हर परगना से कुछ न कुछ शिकायत लेकर आते हैं। इस शिकायत को सबसे पहले गांव को इंगित कराते हैं। गांव से जांच परखने के बाद ही यहां पर लाया जाता है। ये गणना तो स्पष्ट नहीं है कि हम उनको एग्जैक्ट नहीं बता पाएंगे, लेकिन गांव से कोई आंगा लाता है, कोई डोली लाता है, कोई मूर्ति को लाता है, जो क्या कहने दुष्ट आत्मा की देवी देवता होते हैं, उसको यहाँ पर लाकर विदा करते हैं। बस्तर में माता भंगाराम मंदिर में लोगों की खासी आस्था है और साल में एक दिन यहाँ आस्था की भीड़ उमड़ती है। ग्रामीणों के साथ साथ जनप्रतिनिधि भी माता का आशीर्वाद लेने यहाँ आते हैं। आपदा और महामारी से रक्षा के लिए यहाँ पूजा करते हैं। जितनी भी समस्याएं होती हैं गांव की, जो भी आपदा या फिर जो भी महामारी जो गांव में होती है, उन सारी चीज़ों को माँ जो है हर ले, इस तरीके की पूजा यहाँ पे की जाती है। और इस तरीके से ये मान्यता है कि इस साल में एक बार जो ये पूजा आती है, इस पूजा को अगर करते हैं और यहाँ पे अगर लोग पहुँचते हैं तो माँ जो है वो हर एक जो मांग होती है उसको पूरा करती है और हर एक विघ्न को जो है हरती है। कैमरा पर्सन महेंद्र के साथ प्रशांत गजबी, बंसल न्यूज़।